एक छोटी बच्ची होती है जो अपनी माँ के साथ मेले में जाती है, और जब मेले में जाती है तो छोटी बच्ची की नज़र एक आर्टिस्ट पर पड़ती है जो तरह तरह के टैटू बना रहा था। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे भी ये टैटू बनवाने हैं। तो उसकी माँ जो होती है वो उसे समझाती है और कहती है कि बेटा अगर तुमने एक बार ये टैटू बनवा लिए तो फिर ज़िंदगी में तुम इसे कभी मिटा नहीं सकोगी। वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि ठीक है माँ, मुझे बनवाना है। तो उसकी माँ जो होती है उस आर्टिस्ट के पास ले जाती है और उसका हाथ देती है। तो आर्टिस्ट जब उसका हाथ देखता है तो कहता है कि तुम्हारे नाखून तो सबसे ही अलग हैं, कितने प्यारे नाखून और कितने सुंदर नाखून हैं, और किसी के भी ऐसे नाखून नहीं हो सकते। तो उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ की भी निगाह उसके नाखून पर जाती है, और वो जो आर्टिस्ट होता है उसके हाथ पर एक ओम बना देता है। मगर वो बड़ी होकर एक कांस्टेबल बन जाती है, और फिर एक दिन वो गायब हो जाती है, और गायब होने के बाद वो कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर एक लाश मिलती है जिसमें एक लड़की होती है जिसका धड़ सर से अलग होता है, और उसको कोई पहचान नहीं सकता था। जब उसकी माँ आती है तो उसकी माँ जो होती है उसके नाखून और उसका जो हाथ पर ओम बना हुआ होता है उससे उसकी पहचान करती है। आखिर इसे किसने मारा और क्यों मारा और किस वजह से मारा, ये जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिजनौर के रामपुर के एक गांव की है जो इसका नाम है दरबर, जहां पर एक हरचरण नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम था हरवती। उसके दो बेटे और दो बेटी थीं। जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका शादी हो गई थी, और जो दो बेटे थे वे सरकारी नौकरी पर थे और उनकी भी शादी हो गई थी। अब उनकी सबसे छोटी बेटी जो होती है जिसका नाम रिंकी होता है, ये रिंकी जो होती है सोचती है कि जैसे मेरे भैया सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जैसे मेरे भैया काबिल बन गई हैं, मैं भी ऐसे ही काबिल बनूंगी, और मैं तभी शादी करूंगी जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। वो इस बात को ठान लेती है और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है, इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसके ही पास के गांव का होता है, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर होती है। वो उससे बातें करने लगती है और दोस्ती करने लगती है। जब कोचिंग जाया करती थी तो उससे मिला करती थी और उसके साथ घूमने भी जाया करती थी। ये दोनों एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे थे, पुलिस की, कांस्टेबल की। और इन दोनों का एक नंबर भी आ जाता है, जो सन 2011 में एक कांस्टेबल बन भी जाते हैं एक ही बार में। जब ये कांस्टेबल बन जाते हैं तो इनकी जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है, और इनकी जो ड्यूटी होती है वो भी एक ही थाने में लगी हुई होती है। जब एक थाने में इनकी ड्यूटी लगी हुई होती है तो ये दोनों जो होते हैं 2 साल बाद सन 2013 में कहते हैं कि हमें अब शादी करनी चाहिए, हमें अपने घर वालों को बताना चाहिए। जो लड़की होती है रिंकी, वो भी कहती है हाँ कि ठीक है, हम अब शादी करनी चाहिए क्योंकि हम अब जीवन भर साथ रहना चाहते हैं। तो रिंकी जो होती है अपने घर जाकर बताती है और कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम सोनू है, और जो हमारे ही पास के गाँव में रहता है। तो उसके जो लड़की के घर वाले होते हैं वे ना नहीं कर पाते, क्योंकि जो वो बताती है सोनू भी कांस्टेबल है और मेरे साथ ही ड्यूटी करता है, कि वे दोनों काबिल हो चुके थे, वे दोनों एक दूसरे के लायक हो चुके थे। इसलिए किसी के भी घर वाले इनकार नहीं करते शादी के लिए। लड़के के घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है कर लो, लड़की के घर वाले मान जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। अब ये हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब इन दोनों की ड्यूटी संभल जिले के थाना जो होता है चंदोसी, उसमें लग जाती है। अब ये वहीं पर रहने लगते हैं और वहीं पर अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और इनके कुछ साल बाद एक बेटा होता है। अब बेटे होने के बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी जो होती है वो और बढ़ जाती है। इसका जो पति होता है सोनू, वो कहता है कि अब हमें यहीं पर रहे, हमारा दोनों का ट्रांसफ़र यहीं पर है और हम यहीं पर रह रहे हैं, तो क्यों ना हम एक घर ले लें। तो उसकी जो पत्नी होती है रिंकी, वो भी कहती है कि ठीक कह रहे हो, यहीं पर ज़मीन लेकर हम घर बनाकर यहीं पर रहने लगते हैं। तो वे ज़मीन लेते हैं दोनों अपने पैसों से और अपने ही पैसों से घर बनाते हैं। अब उसमें ही रहने लगते हैं। और कुछ साल बाद इनके एक और बेटा होता है। अब इनके 2 बेटे होते हैं। अभी सोनू जो होता है इसकी एक दिन जो ट्रांसफ़र होता है वो रायपुर में हो जाता है। उसकी पत्नी जो होती है वो यहीं पर रह जाती है चंदोसी में। और जब इसका पति कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र रायपुर में होगा और तुम यहाँ पर अकेली रहोगी, तो इसकी पत्नी जो होती है रिंकी, वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब करना तो पड़ेगा ही, अब हम दोनों ड्यूटी करते हैं तो हमें निभानी तो पड़ेगी। तो सोनू जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। अब वे दोनों ऐसे ही रह रहे होते हैं। उसकी जो पत्नी होती है रिंकी, उसका मन नहीं लगता, वो टाइम पास नहीं गुजरता। और जो उसके 2 बेटे होते हैं वे स्कूल चले जाया करते थे और वो ड्यूटी से आकर घर पर रहा करती थी, तो उसके बेटे पढ़ाई में लगे हुए रहते थे। और जो रिंकी थी उसका टाइम पास नहीं होता, और जो उसका अपने पति को कॉल करती
तो वो सही से बात भी नहीं करता था, वो अपने काम में बिजी रहता था। अब रिंकी सोचती है कि मेरा करूँ तो करूँ क्या। अब रिंकी जो होती है एक दिन फ़ोन देख रही होती है, फ़ोन में एक नंबर देखती है जिस नंबर पर लिखा होता है ओमपाल। वो ओमपाल को कॉल करती है और ओमपाल को जब कॉल करती है तो ओमपाल पूछता है कि आज तुमने मुझे कैसे याद किया। ओमपाल जो होता है इसके ही गांव का होता है, जो 7वीं फेल होता है, जो मजदूरी करता है और जो पीता खाता भी और आवारा होता है। तो रिंकी जो होती है वो कहती है कि मैंने तो बस वैसे ही याद कर लिया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। तो उन दोनों के बीच जो बातें होती हैं वे घंटों घंटों तक होने लगती हैं और घंटों घंटों तक होने के बाद उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ होती हैं वे बढ़ जाती हैं। अब ओमपाल जो होता था उसके घर आता था और रिंकी जो होती थी उसे बुलाती थी और उनके बीच अवैध संबंध भी चल जाते हैं। अब इस चीज़ से जो सोनू होता है वो अनजान होता है। जब उसे फ़ोन करता था तो उसका फ़ोन बिजी जाता था, तो उससे पूछता कि तुम क्या किससे बात कर रही थी, तो वो बताती थी कि मैं माँ से बात कर रही थी, कभी किसी से तो कभी किसी से। वो ऐसे ही बहाना बनाया करती थी। सोनू जो होता है वो अपनी बीवी पर शक ही नहीं कर पाता है, लेकिन जब सोनू होता है वो सोचता है कि मेरी बीवी वहाँ पर अकेली है, तो वो जो चंदोसी वाला घर होता है उसे बेच देता है और वो अपनी बीवी को किराए का एक मकान लेता है रामपुर में, वहीं पर रखने लगता है। अब रिंकी और सोनू जो होते हैं वे एक साथ रहने लगते हैं। अब जब एक साथ रहने लगते हैं तो रिंकी जो होती है इसे ओमपाल से बात करने में दिक्कत होती है, मगर ये बात करने से मानती नहीं है, ये बात करने लगती है लगातार। सोनू जो होता है एक दिन देख लेता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। रिंकी जो होती है वो बताती है कि मेरा दोस्त है, मेरे गांव का ही है, मेरे भाई जैसा है ओमपाल। तो सोनू जो होता है वो सोचता है कि भाई जैसा है तो उस पर इतनी शक नहीं करता, वो सोचता है कि करने दो। तो बात ऐसे ही लगातार चल रही थी। लेकिन एक दिन जब रात में ये सो रहे होते हैं तो रिंकी के फ़ोन की रिंगिंग बजती है, जिससे सोनू जग तो जाता है लेकिन वो उसे बताता नहीं कि मैं जाग गया। अब रिंकी जो होती है वो फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है। अब सोनू सोचता है कि इतनी रात को कौन ही दोस्त फ़ोन करेगा। सोनू जो होता है वो बाहर जाता है, वो बाहर जाकर रिंकी की सारी बातें सुनने लगता है। जब वो उसकी बातें सुन रहा होता है तो उनके बीच जो बातें हो रही थी वे बातें जो होती हैं सोनू और रिंकी के बीच होती हैं, मतलब कि एक पति पत्नी के बीच वाली बातें हो रही थी। जब सोनू उससे पूछता है जाकर कि तुम ये क्या कर रही हो और तुमने तो बताया था कि तुम्हारा भाई है, तो रिंकी जो होती है वो कहती है कि रिंकी कुछ बोल ही नहीं पाती। अब रिंकी जो होती है उससे कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो सोनू से समझाता है और कहता है कि तुमने ही तो बताया था कि 7वीं फेल और आवारा है, पीता है, खाता है, तो फिर तुम इसके चक्कर में क्यों आ रही हो। तो उसे बहुत समझाता है। रिंकी तब तक के लिए तो मान जाती है, लेकिन अगले दिन से वही सब शुरू करने लगती है। अब जब फिर से सोनू देखता है तो उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो रिंकी बताती है कि वो खुद कॉल करता है। तो सोनू जो होता है वो कहता है कि चलो एफआईआर करते हैं। रिंकी जो होती है वो ना कर देती है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, एक कॉल ही तो है, एफआईआर की क्या ज़रूरत है। रिंकी जो होती है वो ओमपाल के बचाव में आ जाती है। सोनू जो होता है वो परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर अपनी सास को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो भटक रही है और हमारी जो शादीशुदा की ज़िंदगी है वो बिगाड़ रही है। जब वो बात सुनती है तो कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारे गांव का एक ओमपाल नाम का व्यक्ति है जिससे रिंकी के शारीरिक संबंध भी बने हुए हैं, अवैध संबंध चला रही है। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसकी माँ उससे बात करती है और बात करने के बाद उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसकी बेटी जो होती है वो बताती है कि वो खुद फ़ोन करता है। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि चलो तो बेटा एफआईआर कर देते हैं। तो रिंकी जो होती है वो कहती है कि माँ तुम भी सोनू की बातों में आ गई, एफआईआर करने की ज़रूरत ही क्या है, एक छोटी सी कॉल ही तो है। तो उसकी भी नहीं सुनती। अब सोनू जो होता है ये भी तंग आ चुका था, लेकिन एक दिन इसे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। जो रिंकी जो होती है इसे रामपुर में रहना पड़ता है। अब जब ये 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाता है तो रिंकी जो होती है इसके जाने के बाद 1 महीने की छुट्टी ले लेती है। जब इस बात का पता सोनू को चलता है तो उससे पूछता है कि तुमने आखिर छुट्टी क्यों ली। तो रिंकी जो होती है कुछ बताती नहीं है और कहती है कि मेरा मन कर रहा था। अभी रिंकी ने जो छुट्टी ली हुई थी ये इसलिए ली हुई थी क्योंकि ओमपाल से लगातार मिल रही थी, उसके साथ होटलों में जा रही थी। सोनू को जब इस बात का पता चलता है तो कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो और तुम क्या कर रही हो। तो रिंकी जो होती है उसकी एक नहीं सुनती और उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। वो लगातार उससे मिल रही थी और अब छुट्टियों को भी ख़त्म नहीं कर रही थी। अब सोनू जो होता है वो 1 महीने बाद जब अपने घर आता है ट्रेनिंग पूरी करके, तो उसकी पत्नी जो होती है वो घर पर नहीं होती। वो उसका इंतज़ार करता है और अपनी सास को फ़ोन करता है कि क्या रिंकी वहाँ पर आई है। तो उसकी माँ जो होती है वो ना कर देती है कि यहाँ पर तो नहीं आई। अब जब सोनू इस बात को सुनता है तो उसका थोड़ी देर इंतज़ार करता है और रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, लेकिन रिंकी कहीं नहीं जाती। तो रिंकी की वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरी पत्नी आई नहीं है, घर लापता है।
तो जब वो एफआईआर लिखवाता है तो एफआईआर लिखवाने के 3 दिन बाद एक लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ था और जिसका धड़ अलग था। वो एक नदी किनारे मिलती है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उसे लेकर आते हैं और उसे लेकर आने के बाद वे सारे थानों में इन्फॉर्म करवाते हैं कि क्या किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है। तभी उसी थाने में, जिस थाने में सोनू होता है, उस थाने में गुमशुदगी का जो फोटो आता है धड़ सर से अलग जिसकी लाश थी, तो जब उससे पूछते हैं सोनू से कि क्या ये तुम्हारी बीवी है, सोनू जो होता है वो साफ इनकार कर देता है कि ये मेरी बीवी नहीं है। जब वो इस बात से ना कर देता है तो पुलिस वाले उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन पुलिस वाले जो उस रिंकी की माँ होती है उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम पहचान सकती हो तुम्हारी बेटी, ये तुम्हारी बेटी है या नहीं। पर रिंकी की माँ जब उसे देखती है तो पहचान जाती है और कहती है कि हाँ ये मेरी बेटी है, क्योंकि इसके हाथ पर टैटू और उसके नाखूनों से पहचान हो जाती है, क्योंकि उसका जो सर था वो जलाया गया था। तो जब उस बात को देखते हैं तो वे कि रिंकी की लाश उसकी माँ ने पहचान ली लेकिन सोनू ने नहीं पहचानी, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें थोड़ा सा शक होता है, लेकिन तभी वे रिंकी के गांव के एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम पहचान सकते हो कि रिंकी है कोई और है। तो वो बताता है कि हाँ ये रिंकी ही है। तो जब वे पुलिस वाले होते हैं वे सोचते हैं कि गांव का एक व्यक्ति पहचान सकता है रिंकी को, तो उसके पति ने पहचानने से इनकार कैसे कर दिया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोनू को उठाकर लेकर आते हैं। सोनू से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी को तुमने पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। तो सोनू जो होता है वो कहता है कि साहब मैं पहचान ही नहीं पाया, जब मेरी पहचान ही नहीं पाया तो मैं कैसे कह सकता था कि ये मेरी बीवी है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी लोकेशन निकलवाते हैं और वे देखते हैं जिस दिन रिंकी लापता हुई थी उस दिन इन दोनों की जो लोकेशन थी उसी नदी के किनारे थी। तो जो पुलिस वाले होते हैं उससे और सख्ती से पूछताछ करते हैं। सोनू जो होता है वो टूट जाता है और कहता है कि साहब मैं करता क्या, जब मैं 1 महीने की ट्रेनिंग पर गया था तो रिंकी ने छुट्टी ले ली थी 1 महीने की। मैंने उससे पूछने की कई बार कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी और ओमपाल से लगातार मिल रही थी जो साथ ही फेल था। तब मैंने ये बात अपने बहनोई को बताई और उससे सारी बातें बताई, तो हमने एक प्लान बनाया कि रिंकी को मार देंगे और मैं ट्रेनिंग से 1 दिन पहले घर आता हूँ और घर आने के बाद रिंकी का गला दबाकर उसको मार देता हूँ और उसका जो एक धारदार हथियार लेकर आता हूँ चाकू, जिससे उसकी गर्दन काटता हूँ और जब तक काटता हूँ जब तक उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। उसे इतना गुस्सा आता है उस पर और फिर उसका जो शव होता है उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर वे नदी किनारे ले जाते हैं। अब उस गाड़ी को कोई रोकता भी नहीं है क्योंकि उस गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था। और जब वे रात को आधी रात में उस लाश को नदी किनारे फेंकते हैं तो वे नदी में नहीं फेंकते, नदी के किनारे ही वो रह जाती है। तो जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को एक इसलिए मार डाला कि तुम्हें उस पर शक था और उसके जो अवैध संबंध थे ओमपाल से चल रहे थे, तो सोनू जो होता है वो बताता है कि हाँ। अब पुलिस वाले हैरान थे कि ये ऐसा एक पति अपनी पत्नी के साथ कैसा कर सकता है और एक पत्नी कैसे अपने पति को छोड़कर किसी और से अवैध संबंध चला सकती है। तो उसके जो बच्चे होते हैं रिंकी के, वे अपने पिता से एक सवाल करते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पिता ने ही हमारी माँ को मार दिया, तो पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ रहेंगे, अब हम किसके पास रहेंगे। पापा आपने मम्मी को मार डाला और आप जेल जा रहे हो। तो पिता होता है सोनू जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसके बच्चे ये बात कहते हैं उससे। जो इसके पिता होते हैं सोनू होता है उसे जेल भेज दिया जाता है और उसका जो बहनोई होता है उसे भी जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक रिंकी की छोटी सी गलती की वजह से उसके 2 बच्चे जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शायद रिंकी अब अवैध संबंध न चलाती, ओमपाल से बात न करती तो सब कुछ ठीक रहता। और यहाँ पर सोनू ने भी गलत किया है, वो अपनी पत्नी को मारने की बजाय और कुछ सोल्यूशन ढूंढता। उसने मारना मुनासिब समझा, जो किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को भी मारने का। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपको घटना के बारे में बताने का था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।